हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग इस वीडियो के अंदर में कक्षा 12वीं यानी क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर जो 4 है, जिसमें कि विचारक, विश्वास और इमारतें से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और ये वीडियो जो है पार्ट 3 है, यानी कि इसके पहले 2 क्लास हम लोग ले चुके हैं इस चैप्टर का, विचारक, विश्वास और इमारतें का। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे इस तरह से कि जैसे प्रश्न है कि मान लीजिए ये प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर हुई थी। केवल इतना ही नहीं पढ़ेंगे चतुर्थ बौद्ध संगति के बारे में, इसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के लिए कितने बौद्ध संगति का आयोजन हुआ, और ये चारों जो बौद्ध संगति वह 4 अलग अलग हुआ था, ये किस किस स्थान पर हुआ, किनके शासन काल में हुआ, क्या क्या इससे संबंधित महत्वपूर्ण काम हुआ बौद्ध धर्म के लिए। उन सभी चीजों को हम लोग इस तरह के प्रश्न में हम लोग कवर करते हुए पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ने वाले इस वीडियो के अंदर। कक्षा 12वीं के एग्जाम में जो फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा 2027 में, वहां पर बैठेंगे तो सीधा सीधा आप लोगों को इस क्लास से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अंत तक प्रश्न संख्या 51 से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले जितना भी प्रश्न हुआ उस सभी को कवर कर चुके हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 51 में दिया गया कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। यानी पूछा गया कि यहाँ पर कौन सा ऐसा उपनिषद है जो अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। यहाँ पर जो ऑप्शन डी के अंदर है श्वेताश्वर उपनिषद, ये अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग अथर्ववेद से संबंधित। अगर बात करें अथर्ववेद से संबंधित, अथर्ववेद जो है चारों वेदों में से सबसे बाद का वेद है। चारों वेदों में सबसे बाद का वेद, सबसे बाद का वेद कौन सा, ये अथर्ववेद है। और इस अथर्ववेद में जो महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए वो है, ये वेद जो है तंत्र, मंत्र, जादू टोना, ज्योतिष, वशीकरण, इन सभी चीजों से संबंधित है अथर्ववेद। और अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे बाद का वेद है। ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय किसका, ये आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है कौशिक उपनिषद का। कौशिक की उपनिषद का ये संबंधित है आत्मा का पुनर्जन्म से, जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। अष्टांगिक मार्ग में भगवान बुद्ध का जो सिद्धांत नहीं था वो था सम्यक चरित्र। और यहाँ पर सम्यक चरित्र देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया बुद्ध के उपदेश का संकलन है। गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया, इस उपदेश का संकलन किसके अंदर है। गौतम बुद्ध के उपदेश का जो संकलन है वो विनय पिटक के अंदर है। और यहाँ पर विनय पिटक देखिए ऑप्शन डी के अंदर है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द राइट आंसर। यानी प्रश्न यहाँ पर है कि गौतम बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था, इस उपदेश का संकलन किस पिटक के अंदर है, ये है विनय पिटक के अंदर। विनय पिटक ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा थोड़ा और ध्यान रखिएगा, महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध ने उपदेश जब देना शुरू किया तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। प्रथम उपदेश अगर बात कर लें, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ में। एक और प्रश्न आएगा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया। अगर सर्वाधिक की बात किया जाए, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। सर्वाधिक उपदेश जो दिया था कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया। ये दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा। प्रश्न इस तरह से आएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। वहीं पर प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। महात्मा बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म के लिए प्रथम उपदेश दिया था, तो इस उपदेश को जो कहा जाता है वो कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। इसको भारतीय इतिहास के अंदर यानी बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हो। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु
मृत्यु के बारे में पूछा जा रहा है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई, बौद्ध धर्म में इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पर है? देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर। देवरिया उत्तर प्रदेश के अंदर है ये कुशीनगर, और यहीं पर महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण यानी इनकी मृत्यु हुई थी। कुशीनगर ऑप्शन सी में प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत और जैन मत का जो उदय हुआ था, ये उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। और यहाँ पर देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग की घटना किया था, यानी गृह त्याग कर दिया था, तो इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध ने जब गृह को त्यागा और ये तपस्या के लिए घर से निकले, तो इसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए महाभिनिष्क्रमण जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यहाँ पर देखिए महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण यानी गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, तो इसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और साथ ही साथ धर्म चक्र परिवर्तन, ये गौतम बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश जो दिया था, इसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे? गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे, कश्यप भी थे और गौद्रालायन भी थे, आनंद एवं उपाली भी थे। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि इनमें से सभी देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति उसे किसने नष्ट किया कर दिया? यानी कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसको नष्ट किया था शशांक ने। और यहाँ पर शशांक ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, 12 अंग संबंधित है। 12 अंग किससे संबंधित है? ध्यान रखिएगा, 12 अंग जो संबंधित है, वो संबंधित है जैन धर्म से। और यहाँ पर जैन धर्म देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक समाज था। ऋग्वैदिक समाज जो था, वो था प्रीत सत्तात्मक। प्रीत सत्तात्मक मतलब होता है पिता का स्थान लेने वाला। पिता का स्थान लेने वाला, उस पिता का जो पहला पुत्र यानी बड़ा पुत्र होगा, तो उसके बाद अगर पुत्र नहीं है, तो उसके बाद वाला पुत्र, तो इसको कहा जाता है, इस तरह का जो पीढ़ी चलता है उसको प्रीत सत्तात्मक कहा जाता है, जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कार्ले के चैत्य का किसने निर्माण करवाया? कार्ले के चैत्य का जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था पहाड़ी चट्टानों से। कार्ले के चैत्य निर्माण किसने निर्माण करवाया? पहाड़ी चट्टानों से कराया। किससे यहाँ पर होना चाहिए, कार्ले के चैत्य का किससे निर्माण करवाया? तो कार्ले के चैत्य का निर्माण कराया गया था पहाड़ी चट्टानों से, जो ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इस तरह से संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई थी दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत में। और यहाँ दक्षिण भारत ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस कुल से संबंध रखते थे? गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, पिता से संबंधित है। गौतम बुद्ध के पिता जो थे, वो उनका नाम था शुद्धोधन। और ये शुद्धोधन जो थे शाक्य गण के मुखिया थे। शाक्य गण के मुखिया थे। और साथ ही साथ गौतम बुद्ध की जो माता थी, इनके माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था? महामाया। और इनकी माता जो थी, वो कौलीय वंश की थी। इनकी माता कौली वंश की थी। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित है? गौतम बुद्ध शाक्य कुल से संबंधित है। और शाक्य देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? तो रायसेन जिला में। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। यहाँ पर मध्य प्रदेश है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि थी।
प्रारंभिक वैदिक काल, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा चीज समझिए यहाँ पर जो कि आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले वैदिक काल की बात करते हैं। वैदिक काल यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं, वैदिक काल। और ये वैदिक काल जो है, इस वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था। एक था ऋग्वैदिक काल, एक था ऋग वैदिक काल। यहाँ एक सेकंड लिखिए, रुकिएगा। ऋग वैदिक काल, एक ऋग्वैदिक काल था। और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है ये 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व है। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है इसको ऋग्वैदिक काल के अंदर रखा गया है। और दूसरा जो है वो है उत्तर वैदिक काल। और उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड है यह है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है यह है उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल जो है वो है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वैदिक काल जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का टाइम है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, प्रश्न यहाँ क्या था, प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि। प्रारंभिक वैदिक काल की अवधि के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया। वैदिक काल, ये प्रारंभिक वैदिक काल, और ये प्रारंभिक जो वैदिक काल हुआ ये हुआ ऋग्वैदिक काल। ये क्या हुआ, ऋग्वैदिक काल हुआ। इसको याद रखिएगा, प्रारंभिक वैदिक काल हुआ क्या, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है यह है 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, जो ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, इसका आंसर हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा महात्मा बुद्ध से बारे में पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद इस प्रश्न पर हम लोग आएंगे। महात्मा बुद्ध से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम लोगों को स्थान याद रखना है, ये 4-5 स्थान आप लोगों को याद रखना है महात्मा बुद्ध से संबंधित। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध से संबंधित 3-4 स्थान हम लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। पहला जो स्थान रखेंगे याद, वो हम लोगों को याद रखना है लुम्बिनी। और ये लुम्बिनी कपिल वस्तु, कपिल वस्तु, और ये लुम्बिनी कपिल वस्तु है कहाँ पर, तो ये है नेपाल में। ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है, यहाँ पर 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए स्थान महत्वपूर्ण है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में। कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। दूसरा स्थान जो हम लोगों को ध्यान रखना है, दूसरा स्थान रखना है बोध गया। दूसरा स्थान कौन सा जगह रखना है, बोध गया। और ये जो बोध गया है, ये बोध गया कहाँ पर है, तो बोध गया जो है बिहार में। ये क्यों प्रसिद्ध है, तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी कहाँ पर, बोध गया में। और अगर नदी की बात किया जाए, किस नदी के किनारे, तो इस नदी का नाम है फल्गु, फल्गु नदी, या फिर आप याद रखिएगा निरंजना नदी। फल्गु नदी या निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। ठीक है, तो ये दूसरा स्थान हो गया आपका बोध गया। ये क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तीसरा जो हम लोगों को महात्मा बुद्ध से संबंधित स्थान याद रखना है, तीसरा स्थान है सारनाथ। तीसरा स्थान कौन सा याद रखना है, सारनाथ। सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश दिया था, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। ये सारनाथ कहाँ पर है, वाराणसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर सारनाथ है। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसके बाद जो हम लोगों को स्थान याद रखना है वो श्रावस्ती याद रखना है, श्रावस्ती। और ये श्रावस्ती जो है कौशल देश की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, सर्वाधिक उपदेश दिए। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था, प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। एक और स्थान याद रखना है, और ये स्थान जो है कुशीनगर है। ये स्थान कहाँ पर है, कुशीनगर। और ये जो कुशीनगर है, ये कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। कुशीनगर कहाँ पर है, देवरिया
उत्तर प्रदेश में यहाँ पर महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गया था, यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर में। और कुशीनगर है कहाँ पर? देवरिया उत्तर प्रदेश में। इस तरह से ये जो 4-5 जगह हुआ गौतम बुद्ध से संबंधित। पहला जगह है लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल, नेपाल के अंदर है लुम्बिनी कपिलवस्तु। यहाँ पर 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा स्थान कौन सा याद रखेंगे? बोध गया। ये बोध गया बिहार के अंदर है, जहां पर कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नदी की बात करेगा तो फल्गु या निरंजना नदी के तट पर। ठीक है। और तीसरा जो स्थान है ये सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी है। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती, यहाँ पर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और जो स्थान रखना उत्तर प्रदेश का कुशीनगर का देवरिया जिला, यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ये चारों पांचों जगह निश्चित रूप से आप लोग ध्यान रखेगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया? महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। और नेपाल यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर? अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल की अवधि क्या थी? उत्तर वैदिक काल यहाँ पर पूछा गया। उत्तर वैदिक काल की अवधि थी 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये उत्तर वैदिक काल का अवधि था। जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसी तरह से अगला प्रश्न है ऋग्वैदिक काल क्या है? ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड पूछा गया। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था, ये था 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इस तरह से पूछा गया कि सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में भूमिका किसने निभाई थी? सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई थी। सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में जो अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें एच कौल का नाम आता है, शाहजहां बेगम का नाम आता है, सुल्तान जहां बेगम का नाम आता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, जो कि ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सांची कहाँ अवस्थित है? सांची अवस्थित जो है, यह है मध्य प्रदेश का रायसेन जिला। सांची कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश का रायसेन जिला, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1500 से 1000 ईसा पूर्व में कौन सा काल था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो टाइम पीरियड है, ये था ऋग्वैदिक काल। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड क्या है? ऋग्वैदिक काल, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों के मौजूद करता है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ अलौकिक जनपदों में मौजूद करवाता है? ये है अधिधम्म पिटक। अधिधम्म पिटक ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई थी, यह हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद त्रिपिटक की रचना हुई थी। और त्रिपिटक के अंदर में 3 प्रकार के पिटक का प्रावधान है। सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अधिधम्म पिटक है। इसको ध्यान रखिएगा। और इस त्रिपिटक जो है महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्ति के बाद इसकी रचना हुई। और यहाँ पर महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने के बाद ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर में महत्वपूर्ण टॉपिक जो था, और ये टॉपिक आप लोगों से यहाँ से एग्जाम के अंदर प्रश्न निश्चित रूप से इस तरह के वीडियो से लगातार मिलते रहेगा। तो इस तरह का वीडियो, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।